मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज स्मॉल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी आप पूछ रहे हैं हमसे। बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आज डिस्कशन ही होगा सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। एक बार तो पहले कंफर्म कर दो कि सब कुछ फाइन है, आप मुझे सुन रहे हो, स्क्रीन विजुअल है नहीं है। यस, वेरी गुड। सो सिर्फ डिस्कशन करूंगा, मोल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहले तो ये बात है ना। बहुत ज्यादा डाउट आए थे आपके, और जेई मेन का जो एक्सरसाइज है मैंने पूरा देखा है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, हर पॉइंट मेरी कॉपी में है, एक आध पॉइंट नहीं है तो वो डिस्कशन में आ जाता है। हर पॉइंट कॉपी में है, एक आध दो पॉइंट नहीं है वो डिस्कशन में आ जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी ज्यादा डाउट है, मेरा काम है बताना, बताता हूँ आपको। आई होप कि आप पेशेंस के साथ सुनोगे। द मॉलिक्यूल हैविंग अ स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल H। आप देखो क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, और सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। एक रूल लिखा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो आप देखिए सेंट्रल एटम, ये तब देखते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब सेम है, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो बॉन्ड एंगल सबसे कम किस में होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में होगा? तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये ऑर्डर होगा। सो सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, लेकिन बॉन्ड एंगल स्मॉल पूछ रहा है, तो फोर्थ आंसर होगा। बॉन्ड एंगल क्या पूछ रहा है? स्मॉल, तो क्या आंसर होगा? फोर्थ। मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और मैंने सारा स्ट्रक्चर बनाया है। तो आपको चाहिए था कि सीट में स्ट्रक्चर को देखें हैंड आउट में और तब आंसर करें, नहीं पूछना चाहिए था, बट ठीक है आपने पूछ दिया तो बनाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड, SO3 में तो कोई एसएस बॉन्ड है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। क्यों? SO3 ऐसा है, SO3 ऐसा है। H2O3 थायोसल्फेट है ये, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, इसमें एक एसएस बॉन्ड है, इसमें H2O6 2 माइनस, H2O6 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस SSO माइनस, इसमें भी एक है, और इसमें नहीं है, ये पेरोक्सीडाइल सल्फ्यूरिक एसिड है जी, इसमें जीरो है। क्यों? SOOS बॉन्ड होगा इसमें, इसमें जो बॉन्ड होगा SOO लिंकेज ऐसे होगा।
ऐसे होगा। सो 0 1 1 0 सेकेंड आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यस, वेरी गुड। Among the following species which have trigonal bipyramidal shape, trigonal bipyramidal, Ni3, Ni3 होगा Ni ये पिरामिडल होगा। I3 माइनस ऐसा होता है, 3 लोन पेयर, ये लीनियर होगा। SO3 2 माइनस, S लोन पेयर, डबल बॉन्ड O पिरामिडल है, और NO3 माइनस प्लानर है। कोई भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं। तो जेईई मेन में ये रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, रॉन्ग क्वेश्चन है। और ऐसा खूब होता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें जेईई मेन में रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है ना। कभी कभी वो दोबारा जब स्टूडेंट चैलेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं और बोनस कर देते हैं। बट हर साल, इस साल भी मैं जेईई मेन का बता रहा हूँ, 8 पेपर होते हैं हर बार में, और ऐसा आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में एरर होती है, और बहुत सारे, मान लो 20 में एरर है तो 15-16 में मान भी लेते हैं, 3-4 में वो मानते भी नहीं कि एरर है। मतलब कुछ एग्जाम्पशन लेके कुछ कुछ निकाल दिए, चाहे वो होता हो ना होता, भाई यही आंसर है। तो इस तरह की चीजें होती रहती है, इसका कोई उपाय नहीं है। आप अपना लक मानो कि ऐसा हो सकता है कि आप जो टिक करो उनका आंसर भी वही हो। इस तरह की चीजें होती रहती है। एक दो क्वेश्चन से फर्क तो पड़ता है, ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, बट ये होगा, हर जगह होगा। पूरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा काम ही होता है। आप देखेंगे कि लाइफ में सोसाइटी में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। तो वो बात एग्जाम में भी लागू होता है। अच्छे क्वेश्चन, गंदे क्वेश्चन जिसपे आपने सही बनाया, क्रेडिट ना मिलना, इस तरह की चीजें हो सकती है। इस पे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है ना। समीर राजा, आप क्या बोल रहे हैं? सीट में रॉन्ग होगा। सीट में बहुत कम गलती होती है, बहुत कम गलती होती है, क्योंकि बहुत ही रिफाइंड रहता है सीट। सॉल्यूशन चूंकि रिसेंटली बना है तो सॉल्यूशन में हो सकता है, बट सॉल्यूशन में भी मुझे जल्दी नजर नहीं आया है। बट सीट में बहुत कम गलतियां होती है। जैसे जो रेसिस के सॉल्यूशन होते हैं ना, वो एक टीचर बनाता है, जब तक कोई दूसरा क्रॉस चेक नहीं करेगा एरर नहीं आएगा। तो हो जाता है, उसमें आ सकती है। बट सीट बहुत ही रिफाइंड है, कई सालों से उसको रिफाइंड किया गया है, तो सीट में एरर होने की संभावना कम है। हाँ, जेई मेन वाले में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मतलब वो क्या करते, लगता है आंसर भी नहीं निकालते हैं क्या, इसलिए ये हर साल होता है, हर साल होता है। तो आप ये मान लो एक दो क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, अब रहेगा तो क्या कर सकते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होती, आप सड़क पे चलते हैं, कोई आपको ठोकर मार के चला जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीजें होते रहती हैं। वो एग्जाम में भी है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपने आंसर सही किया बट वो मान नहीं रहे। हाँ, नहीं के बराबर ठीक में रॉन्ग है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल होते हैं, वो एक दो इंस्टीट्यूट के ये स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बाकी हर जगह आपको दुनिया भर की गलतियां मिलेगी। 100% आई के लिए 100% मार्क्स लाना जरूरी नहीं है ना। और दूसरा, अदिति कुमार, एक और पॉइंट है कि ऐसा भी हुआ है जेईई मेन में 100% मार्क्स भी आया है। पहला पॉइंट तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% के लिए 100% मार्क्स लाना जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो कि 100 स्टूडेंट हैं,
100 नंबर का पेपर है, या मान लो 200 स्टूडेंट हैं, 100 नंबर का पेपर है, फर्स्ट रैंकर जो है उसके नंबर 90 हैं, तो इसके परसेंटाइल ऑलमोस्ट 100 ही होंगे 90 मार्क्स पे, अगर उससे ज्यादा कोई नहीं है। सो परसेंटाइल 100 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स 100 है, पहला पॉइंट। दूसरा, जेईई मेन में 100 भी लाए हैं लोग, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में एरर ना हो, या एक आध क्वेश्चन एरर हो, बट उस बच्चे ने जो मारा हो वो वही आंसर हो जो जेईई मेन मानता हो, ये भी हो सकता है। निशांत प्रताप, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले चुका हूँ वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हारा लेट आया होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज बीच में चेंज मत करो, नहीं तो मुझे कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा। कोई छूट जाता है तो वो मुझसे बाद में पूछ लेना, है ना। देखिए ये कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट H। डाइपोल मोमेंट इसका लिखाया हुआ हूं मैं, CH3Cl का सबसे ज्यादा लिखाया हूं, CH2Cl2, उसके बाद CHCl3 और सबसे कम CCl4। और इसका तो म्यू 0 होगा, CCl4 आइडेंटिकल है एकदम, तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम CCl4 का होगा, क्योंकि CCl4 और CH4 में तो कोई अंतर ही नहीं, दोनों ही परफेक्ट टेट्राहेड्रन है। जब भी परफेक्ट टेट्राहेड्रन होगा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। The formation of molecular complex BF3NH3. The formation of molecular complex BF3NH3 results in a change in hybridization of boron. BF3 है NH3, BF3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है। अब क्या होगा, NH3 से BF3 लोन पेयर ले लेगा, NH3 लोन पेयर दे देगा, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। इस केस में देखिए बोरन sp3 हो गया और नाइट्रोजन भी sp3 हो गया, तो जो चेंजेज आए हैं sp2 से sp3 आए हैं, sp2 टू sp3 कहां गया, फोर्थ आंसर होगा sp2 टू sp3। आई होप कि सोनू कुमार क्या लिखे हो, CH3Cl होगा। सोनू कुमार तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो मुझे जनरल क्लास में बहुत डिस्टर्ब करते हो। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, कल तो मैं TRY के बहुत सारे बच्चे थे, हमारे ही बैच के थे, कल तो मैं उनको बहुत डांटा हूँ। डांटने के बाद मुझे गिल्टी फीलिंग भी होती है कि इन सबको डांट दिया, बट नहीं, मैं बहुत सही किया हूँ, उनको तो बहुत डांटा हूँ मैं। सोनू कुमार तुम भी उनमें शामिल हो जो मुझे जनरल क्लास में बहुत डिस्टर्ब करते हो, पेशेंस से बैठते ही नहीं हो, और हमेशा तुम्हारा ऐसा रहता है जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तुम टीचर हो। तुम जो लिखते हो, जैसे अभी लिखा CHCl3 होगा, क्यों आंसर CHCl3 होगा जब इसका 0 है और CHCO3 का म्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लोएस्ट क्यों, पहला क्यों होगा। ये देखो ऋतिक राज, आप भी उनमें शामिल हो जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते जनरल जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। तो सोनू कुमार मैं चाहता हूँ आप थोड़ा शांत से बैठे रहो, और ऋतिक राज तुम भी उनमें शामिल हो। फिर लिख दिए 5 बता दो, जबकि मैंने आपको पहले ही कहा कि 5 नंबर क्वेश्चन मेरे पास लेट से आया होगा, इसलिए नहीं है। 5 बताने के लिए देखिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना होगा, उसके बाद देखिए ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे सीट सॉल्यूशन, यहाँ पे, अब फिर मुझे इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे, जब हम पहले से सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, आप टाइमली हमको नहीं भेजे होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और मैं बोल दिया कि आप मुझे बाद में पूछ लेना, पूछने के लिए कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की चीजें हैं। ई सॉल्यूशन ऐप है, LN+ पे डाउट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी अलाउ किया हुआ हूं मैं। और जब मैं क्लियरली बोला कि बाद में पूछ लेना, तब भी आप मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं कि 5 बता दो। तो सोनू कुमार और ऋतिक राज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज कम मैसेज किया करें, इनफैक्ट पूरी एक क्लास में आप मैसेज ना किया करें। डाउट क्लास में तो ठीक है करते हो तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उस समय करते हो तो मुझे बहुत दिक्कत है। चलिए पूछ रहा है 5 बता दो, अब देखिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है
फाइल चेंज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है 5 कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। यही है शायद 5। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पेसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। यस, 5 लेकिन बताने लायक क्वेश्चन था। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए नॉट कह रहा है पहले। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए आपको देखना क्या है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों सेम होना चाहिए तो आइसोस्ट्रक्चरल होगा। तो देखिए L F6 3- ये जो कंपाउंड है इसमें आप मान लो 6 बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, और ये भी 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हो गया, ये आइसोस्ट्रक्चरल हो गया। बॉन्ड पेयर की संख्या दोनों में सेम रहेगी, लोन पेयर की संख्या दोनों में सेम रहेगी। ये अच्छा सवाल है, इसको मैं फ्रंट लाइन में ले लेता हूं। ये अच्छा सवाल है। पता नहीं कैसे किसी बच्चे ने इतना सवाल पूछा और ये नहीं पूछा। सवाल अच्छा था, फिर भी आप इस तरह से नहीं डिस्टर्ब करें जैसा आपने किया। शार्दुल सत्यम, भाई क्यों लिख रहे हो 11 बजे? सर मैंने भी भेजा था। नहीं लिखो ना बेटा, सर ये आ गया था इसलिए नहीं पूछा। प्लीज आप नहीं लिखिए, अपना अपना एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। मुदित अग्रवाल तुम भी उसी में शामिल हो जो अननेसेसरली लिखते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पेसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कैसे देखेंगे, पहले ये देखिए। आइसोस्ट्रक्चरल तब होगा जब बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स आर सेम, दोनों सेम। इसमें 6 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर। इसमें भी 6 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर 6-6 हो गया, लोन पेयर 0-6 हो गया। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन ए, दोनों ऑप्शन ए में दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। दूसरा देखिए, CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाइएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 बॉन्ड पेयर है, 0 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। NO3- में भी 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है, सेकेंड भी आइसोस्ट्रक्चरल है। किसी को डाउट है इसमें? PCl4+, फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। SiCl4 कार्बन सिलिकन, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। 3 भी आइसोस्ट्रक्चरल है, इसमें किसी को डाउट है? ऑप्शन 3 भी आइसोस्ट्रक्चरल है, इसमें किसी को डाउट है? तो आंसर 4 होगा। एक बार देख लेते हैं। PF5 में 5 बॉन्ड पेयर है और BRF5 में 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है। तो यहां देखिए PF5 में 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है, जबकि इसमें 1 लोन पेयर है। लोन पेयर सेम नहीं है, तो आंसर 4 होगा। समझ में आया नहीं आया बताना? समझ में आ गया बेटा सबको जिसने पूछ रहा था, निशांत और ये? सो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर की संख्या भी सब में सेम होना चाहिए और लोन पेयर की संख्या भी सब में सेम होना चाहिए। ऋतिक राज, मेरा तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है जो तुम लिखे हो सॉरी सर, मुझे नहीं सुनना सॉरी। बस मैसेज मत टाइप करो, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा तुम्हारा, ताकि मैं पढ़ा सकूं। हाँ, सेकंड ऑप्शन। सोनू कुमार बताना सेकंड ऑप्शन में क्या दिक्कत है?
सेकंड ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सोनू कुमार ही बात करे। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब यस मोहितकर सेम शेप होगा, 3 बॉन्ड पेयर। क्या लाइफ में तुम कभी सोनू कुमार तुम कभी CO3 2- का स्ट्रक्चर नहीं बनाया? मैं केमिकल बॉन्डिंग में ही 50 बार बनाया हूं। 3 बॉन्ड पेयर हो गया, कैसे नहीं पता चल रहा है? केमिकल बॉन्डिंग में ही ये दोनों मॉलिक्यूल 50 बार बनाया हूं। सोनू कुमार जानते हो, तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए यार। जो चीज मैं 50 बार बनाया हूं वो तुम पूछ रहे हो। सोनू कुमार, तुम्हारा मैसेज पे मैं ध्यान नहीं दूंगा आगे। इन दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं 50 बार बनाया हूं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर से शुरू किया हूं और आज तक बनाते आ रहा हूं। अभी भी बनाया एक बार, 50 बार बनाया हूं। क्यों काउंटिंग में तुमको दिक्कत हो रही है कि 3 बॉन्ड पेयर नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं? सोनू कुमार, तो सोनू कुमार तुम उस बच्चे में शामिल हो जो काफी डिस्टर्ब करते हो हमको। सीट इन दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिविस डॉट से बनाया हूं, करीब करीब 50 बार बनाया हूं मैं। पूरे 27-28 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हूं इन दोनों का, HNO3 और H2CO3, कार्बोनेट और नाइट्रेट आयन का। फिर क्यों तुमको नहीं पता चल रहा है इसमें 3 बॉन्ड पेयर है? दोबारा मैसेज मत करना तुम। दो कैसे लग रहा था? स्ट्रक्चर बनाए थे जो 2 लग रहा था तुमको? तुमको बहुत लगता है। यहां लिख दिया CH3 होगा, गधे कहीं के। सोनू कुमार, लिखना बंद कर दो इसको ना, इसको बाहर कर दे क्लास से तो ज्यादा अच्छा है। तुमको अगली अगली बार लिखे तो बाहर कर दूंगा मैं सोनू कुमार तुमको। आइए 10 पे आते। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये जो डाउट आता है ये बड़ा अजीब सा डाउट आता है। मैं क्या बोला आपको? CH4 है मान, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा? परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। आज भी डाउट है, मैं 1-2 दिन में आप लोगों को सुधार के रख दूंगा। ये जो कुछ भी लिखने की आदत है ना। CH4 देखो, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। नीचे वाला तीनों का सम ऊपर, ऊपर वाला गलत बना हुआ है। नीचे वाला तीनों का सम ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रन है, म्यू 0 होता है। जब भी परफेक्ट टेट्राहेड्रन बनेगा म्यू 0 होगा। एक CCl4 है, तो आप देखो ना, चारों बॉन्ड पेयर सेम है और 4 ही बॉन्ड पेयर। ये भी परफेक्ट टेट्राहेड्रन है, परफेक्ट टेट्राहेड्रन। ईच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। परफेक्ट टेट्राहेड्रन है दोनों। चारों बॉन्ड सेम है, CCl है, यहां भी चारों बॉन्ड सेम है, CH है। तो जब भी परफेक्ट टेट्राहेड्रन बनेगा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बाकी कोई परफेक्ट टेट्राहेड्रन नहीं है। टेट्राहेड्रन चारों है बट बाकी कोई भी परफेक्ट टेट्राहेड्रन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग है। CH बॉन्ड भी है और CCl बॉन्ड भी है। सो बाकी का म्यू पॉजिटिव होगा और CCl4 का म्यू 0 होगा। तो सबसे कम किसका होगा? CCl4। अब देखिए, मैं जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था तो मैं ये ऑर्डर लिख दिया था और मैंने कहा था कि बेटा वेक्टर एडिशन होता है तो आपको वेक्टर एडिशन करने में दिक्कत होगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बोला था। 2 बार IIT एडवांस में आया है, ये तो जेईई मेन का क्वेश्चन है यहाँ पे, बट ये 2 बार पहले IIT एडवांस में आया है और ऑर्डर पूछा हुआ है, तो इसे याद रखा कीजिए देखते के साथ। एक्सप्लेनेशन भी लोग बॉन्ड एंगल वगैरह से करते हैं, बट ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर एक्सप्लेनेशन में क्या लगा है? सो ये ज्यादा अच्छा है कि हम इसे ऐसे याद रखें। वन एंड फोर कंपेयर, सुधाकर कुमार तुम सही पूछ रहे हो। 1 and 4 कंपेयर, कंपेयर मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको जब सुनो ना, डाइपोल मोमेंट जिस दिन पढ़ाया था उस दिन से बोला था कि ये बड़ा एक्सेप्शनल है, इसे याद रखा करो। फिर मेरी बात क्यों नहीं याद रखते हो? बाकी कंपेयर करने का मतलब है
तो देखो CH Cl3 है, ये फर्स्ट है, और ClHHH है, ये फोर्थ है, ये 1 है, ये फोर्थ है। इसमें Cl ज्यादा है तो स्टेरिक हिंज के कारण बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और इसमें क्या है, HH है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। θ2 ले लो, θ1 ले लो, θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। आपको पता है वेक्टर रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे √√μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। cos थीटा जितना बड़ा होगा, थीटा की वैल्यू जितना बड़ा होगा, रिजल्टेंट म्यू उतना कम आएगा, और थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, रिजल्टेंट म्यू उतना, थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, रिजल्टेंट म्यू उतना कम आएगा। सो देखिए, फर्स्ट में कम होगा और फोर्थ में ज्यादा होगा। सो सुधाकर कुमार, मुझे बताना कि तुमको कंपैरिजन समझ में आया कि नहीं, जबकि मैंने कंपैरिजन नहीं बताया था, शुरू में भी पढ़ाया था। मैंने कहा था कुछ चीजें याद भी रखा करो, हर चीज को जबरदस्ती एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हाँ देखो, क्लियर हो गया। बट हम इस तरह से एक्सप्लेन करने की बात बोले ही नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, शुरू से नहीं पढ़ाए थे कि एक पर्टिकुलर केस में एक स्पेशल केस क्यों लगाते कंपैरिजन का। ये भी बताए थे कि हम पहले वैल्यू जानते हैं, और वैल्यू जानने के बाद सोचते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखना है बेटा, ये सारी चीजें आपको सीखना है। आइए, 11 हो गया, 14 देखिए। जिस बच्चे ने 14 पूछा है, मुझे उससे भी शिकायत है कि आप अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सीखे, आप अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सीखे। ये गलत बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और ये पहला मेथड है। 2 बार मैंने सिखाया ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार इंडिविजुअल, एक बार जनरल। तो जो शुरू में लिखा है, पढ़ाया था, उससे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए, निकालते हैं। एसओ, चलो निकालते हैं। SO3 2 माइनस, सल्फर का S मान लो +3 इंटू -2 बराबर -2। दिस इंप्लाइज S बराबर 4, S2O4 2 माइनस, सल्फर का S मान लो +4 इंटू -2 बराबर -2। दिस इंप्लाइज S बराबर -8, 6/2 3। S2O6 2 माइनस, सल्फर का S मान लो +6 इंटू ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, बराबर -2। S बराबर -10, 10, 12, 10, 10, 10/2 5। अब आ गया क्लियर कि सबसे छोटा है S2O4 2 माइनस में, उससे बड़ा है SO3 2 माइनस में, और सबसे बड़ा है S2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया, तो ये नहीं पूछने लायक था। एक पूछ रहा है नितेश कुशवाहा की इंडिविजुअल नहीं निकालना है, कैसे पता चलेगा? भाई, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करना है। इंडिविजुअल निकालिएगा तो इसमें एक एटम का निकालिएगा, इसमें दोनों का अलग निकालिएगा, तो इसको 2 मॉलिक्यूल कैसे लिखिएगा? कहां पे ऑर्डर कीजिएगा प्लेस? ऑर्डर कहां पे प्लेस कीजिएगा? आप सजा पाइएगा क्या इंडिविजुअल निकाल के? इंडिविजुअल निकाल के सजा पाइएगा क्या? यस मोहितकर, तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो मुझे तंग करते हो क्लास में। अभी लिखे मेन रूल ऑफ केमिस्ट्री। मैंने जब बोला कि हम पहले ऑर्डर जानते हैं कि क्या होता है, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे एक्सप्लेन होगा, है ना? तो एक टीचर का काम है आपको सब कुछ बताना, ऑर्डर बताना, एक्सप्लेनेशन बताना। इस सारे डिस्कशन को याद रखना आपका ये है। तो ये डिस्कशन होगा तो याद होगा, सही तरीके से होगा तो और याद होगा। लेकिन यस मोहितकर, तुम जैसे लोग हम जब पढ़ाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। मुश्किल से 25-30 बच्चों का सेट है जो मुझे अक्सर मैसेज करता रहता है अननेसेसरली। मैंने बोला कि पहले हम ऑर्डर जानते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखता है मेन रूल ऑफ केमिस्ट्री। क्या जरूरत थी लिखने की? कॉमेडी नाइट नहीं ना चल रहा है रे, कपिल शर्मा का शो नहीं ना चल रहा है बेटा।
कि थोड़ा सा तुम भी बोल दिया, थोड़ा सा तुम भी बोल दिया, वो आके स्टेज पे नाच दिया। आइए। हाँ समीर, सबसे डिस्टर्ब रहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे डिस्टर्ब। मैं एवरीवन कर दूं क्या मैसेज, तुमको पता चलेगा क्या डिस्टर्बेंस। एवरीवन पे ही रखूंगा, ठीक ना। आइए। सो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, गुस्सा मत मानना, गुस्सा मत हो, मैं तो बोलूंगा ही, एकदम बोलूंगा, आप डिस्टर्ब करोगे तो, खासकर सोनू कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस, 1.5 घंटा बर्दाश्त करके नहीं रह सकते हो। लिख के ही तुम क्या कर लिए, 100% मार्क्स लिया है क्या हमें लिख करके। आइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन 3-4 बार बता चुके हैं अभी तक। आप क्या होता है, जब भी कैलकुलेशन होता आता है आप पेशेंस खो देते हो, आपसे लगता है आपसे नहीं होता है। इतने डाउट जो आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस का भी खेल है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, क्वेश्चन देखते लगता है नहीं बनेगा और सीधा छोड़ देते हो। अटेम्प्ट करो ना बेटा, सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। थोड़ी कोशिश करो, इस क्वेश्चन को देख के, या तो आप मेरे डाइपोल मोमेंट जहां पढ़ाए वहां एक ही क्वेश्चन कराएं, उसको देख के, या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें 2 क्वेश्चन लिया था, दोनों ऐसा ही था, उसको देखते तो जरूर बन जाता। हाँ सेम टाइप है वैभव, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है सेम टाइप। डिस्टर्ब होता हूं मैं, विभव। तो आइए यहाँ देखिए, बॉन्ड डिस्टेंस, ये डी दिया हुआ, ये डी दिया हुआ, पूछोगे तो बताऊंगा ही, टाइम खराब होगा आपका। जो आपको इफेक्ट लगाना चाहिए था, इफर्ट लगाना चाहिए था, वो लगाते नहीं। डाइपोल मोमेंट ऑफ एच, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल है। द परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ म्यू थ्योरेटिकल निकाल लीजिए। म्यू थ्योरेटिकल होगा ई इंटू डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9.17 इंटू 10⁻11 कूलम मीटर। परसेंटेज आयनिक हो जाएगा म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। एक सवाल अगर हम 4 बार बताएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, तब कैसे होगा, लाखों सवाल है। 6.104 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 9.17 इंटू 10⁻11 इंटू 100। और ये जो भी आ जाए आप निकाल लेना। कुछ ऐसे बच्चे भी है जिनको ये कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता है, 10 का पावर माइनस, ये गलत बात है। ये देखिए, ये पूछने लायक सवाल था, आपने पूछा है, सही किया है। कह रहा है कैटेनेशन टेंडेंसी ये है, जर्मेनियम का कम है, सिलिकॉन का ज्यादा है, कार्बन का सबसे ज्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है कार्बन का, 2 बार ऐसे लिखे। कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है कि चेन चेन बनाने की एबिलिटी, सी 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 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, कितना लंबा चेन बना सकता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यस दीपक गुप्ता, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कितना लंबा चेन बना सकता है। कितना लंबा बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो उतना लंबा बना सकता है, उतना ज्यादा लिंक कर सकता है। तो अगर ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है तो सीसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उसके बाद एसआई एसआई बॉन्ड होगा, और उसके बाद जी जी बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर देखिए किसमें फॉलो कर रहा है, पहले में नहीं फॉलो कर रहा है, सेकंड में फॉलो कर रहा है, तो सेकंड आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बताना यस नो। हाँ वेरी गुड। आइए इसको देख,
यहां भी मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, तो इसमें म्यू 0 होगा। इसमें भी देखिए, इसमें इस पर्टिकुलर केस को ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे देखिए, इसमें भी म्यू 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे म्यू 0 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें म्यू 0 नहीं होगा। क्यों म्यू 0 नहीं होगा? इसमें म्यू 0 नहीं होगा क्योंकि आप देखो, इधर OH बॉन्ड है और इधर OH बॉन्ड है, यहां लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, इसका इधर और इसका इधर। सो नेट इस तरफ आएगा, सो इसमें म्यू 0 नहीं होगा। सेम ऑक्सीजन की जगह जस्ट सल्फर कर दिया है, सल्फर में भी बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो जैसे ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया है, तो सेम इसमें भी म्यू 0 नहीं होगा। तो इसमें म्यू 0 नहीं है, इसमें भी म्यू 0 नहीं है, इसमें म्यू 0 है, इसमें म्यू 0 है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 3 एंड 4। सो 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, ऑक्सीजन की जगह सल्फर किया है, ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये थर्ड में म्यू 0 नहीं होगा तो फोर्थ में भी म्यू 0 नहीं होगा। तो थर्ड का मैंने फिगर बना के दिखाया। बताना मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, सेकेंड ऑप्शन में भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसका पूरा ऊपर ऊपर टोटल ऊपर ही आएगा पूरा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये टोटल ऊपर ही आएगा। सच पूछो तो मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में भी 3 लोन पेयर है, बट इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर ही आएगा। सो 3 लोन पेयर और 1 लोन पेयर रहता है तो रिजल्टेंट ऊपर आता है। जब 2 लोन पेयर होता है तो मुश्किल होती है। और मैंने ये बात जब पढ़ाया था तो बोला था कि जब 2 लोन पेयर होगा ना, तब म्यू को 0 मत कर देना। बस सिर्फ 3 और 1 लोन पेयर में नेट रिजल्टेंट आ जाता है 0, 2 में नहीं आ पाता है 0। खास करके वहां पर 2 लोन पेयर रहता है, 1 बॉन्ड पेयर रहता है, उससे 0 नहीं आ पाता है। समझ में आ गया? याद कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखिए भी, तभी तो क्लिक करेगा। सेम एग्जाम्पल रिपीट होते हैं बहुत बार। किसी को कुछ कहना है? समीर रजा खान, तुम सही बोल रहे हो कि एग्जाम में कोई ऐसा आया जो क्लास में नहीं डिस्कस होगा तो वो गलती ही हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट एग्जाम में अगर कोई नया आया और क्लास में जो नया आएगा ना, नया आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही से आएगा, लेकिन मैं ये हमेशा बोलता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना से हो जाएगा। दोनों में अंतर है। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही से आएगा, बट मैं ये हमेशा बोलता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना से हो जाएगा सवाल, सारा सवाल हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई नया मॉलिक्यूल आएगा तो आप जब उस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आपको हमारा कोई ना कोई एग्जाम्पल याद आएगा जिसके जैसा होगा, उससे काम हो जाएगा। एस कुमार, आप क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा। एस कुमार, आपने क्या लिखा है? एस कुमार शर्मा, वो मुझे नहीं पता चल रहा है। समीर रजा खान, आप जो बोले उसका रिप्लाई मैं कर दिया हूं। दीपक गुप्ता, आप पूछ रहे हैं OF4 डजेंट एग्जिस्ट क्यों?
हम ये थोड़े पढ़ा रहे हैं यार, ये तो आप डाउट क्लास में पूछो ना। आइए, इसमें जैसे ऑक्सो एसिड है, तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाया होगा सर ने, उसमें लिखाया होगा कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो इसमें +7 है, इसमें +5 है, इसमें +3 है, इसमें +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट ही हो जाएगा आंसर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, फर्स्ट ही रहेगा। सो 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड है, आप कह सकते हैं कि सर कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर आपने तो नहीं बताया था, हालांकि कुछ अगर नहीं बताया था तो वो डिस्कशन में आ जाता है। ये आयनिक बॉन्ड है पहले तो, और कार्बाइड जहां पढ़िएगा वहां पे स्ट्रक्चर बताएगा। एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 नेगेटिव चार्ज के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दीजिए, यह स्ट्रक्चर है। अब देख लीजिए क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। थर्ड आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। 27 नंबर को क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, प्योर रटने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। रह गई बात बताया हुआ क्या है, तो मैं ये दोनों बताया था कि ये 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, ये तीनों 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल है, और ये साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है, साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल। तो एक एक सिलिकेट का हजारों एग्जाम्पल होता है, रटना मुश्किल है, बट ठीक है, रटना मुश्किल है। और जेई मेन में कभी कभार ऐसे सवाल आ जाता है, वो टेस्ट करता है कि किसकी मेमोरी पावर भी ज्यादा है, वो कभी कभी टेस्ट करता है। बट सच पूछिए, सही बोल रहा हूं, दिक्कत तो है। और देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, जेई मेन में आज तक एडवांस लेवल सवाल नहीं आया है। वैभव पाटीदार कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही है, अगर सिंगल होगा तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, किसी के साथ होगा तब पाई बॉन्ड होगा, किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ होगा तब पाई बॉन्ड होगा, अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही है। दो तरह का कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, सिग्मा एंड पाई। सो देखिए इस सवाल को देखिए, ये रियली में मुश्किल सवाल है, क्योंकि कितने सिलिकेट्स का एग्जांपल आप याद रखेंगे, मुश्किल सवाल है। दूसरा, जेई मैंने आज तक मल्टीपल आंसर वाले सवाल नहीं पूछे, बट अब देखो इसके आंसर है 2, 3, 4 एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल सिलिकेट इच। तो ये सवाल आया होगा ना, तो कुछ ना कुछ या तो होगा, आंसर ऐसे दे दिया होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। बट सोचिए ना, मल्टीपल करेक्ट के तो आते नहीं है जेई में, तो पता नहीं ये सवाल कैसे है, क्या किया था उस समय, 2014 का है, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है इस सवाल में उन्होंने बोनस किया था या क्या किया था। बट आंसर इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दोनों तीनों होगा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, और ये साइक्लिक सिलिकेट है, कोई उपाय नहीं है याद रखने के अलावा। तो होता क्या है, जेई मेन पूछ सकता है, एनसीईआरटी के हर पॉइंट से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो जरूर ये एनसीईआरटी में सिलिकेट में ये एग्जाम्पल होगा, जिसके कारण जेई मेन ने पूछा होगा। ऐसा एक आप सवाल नहीं बनता है तो उसके लिए टेंशन मत कीजिए, बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड सवाल है। Which intermolecular force is most responsible in allowing xenon gas to liquefy? xenon है, इसके लिक्विफिकेशन के लिए इंटरमोलेकुलर फोर्स हाई होना चाहिए। तो जेनन में इंटरमोलेकुलर फोर्स, लिक्विफिकेशन के लिए इंटरमोलेकुलर फोर्स चाहिए, क्या चाहिए? इंटरमोलेकुलर फोर्स। जेनन नॉन पोलर है, तो इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स होगा लंदन फोर्स, तो यही आंसर होगा लंदन फोर्स।
अब लंदन नहीं लिखा है, लंदन फोर्स का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये दूसरा नाम है, तो सेकंड आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया हो। +31 the pair in which phosphorus atoms have a formal oxidation state of +3। कह रहा है इसमें किसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब देखिए ऐसे लिखा है, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ अस इक रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होगा। यहां दोनों तरफ अस और इक रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होगा, गारंटी है। एक तरफ अस एक तरफ इक रहे तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम तब होंगे जब या तो दोनों तरफ अस हो या दोनों तरफ इक हो। तो आप देखो कितना तेजी बिना स्ट्रक्चर बनाए, यहां अस, इसमें सेम होगा। नहीं आया समझ में? मैंने जल्दी में बना दिया, ट्रिक लगा के जल्दी में बना दिया। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो आपको जल्दी भी बनाना होता है, तो दोनों तरफ अगर अस और इक है तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होगा। बताया तो ट्रिक। दोनों तरफ देखो, अस अस है तो सेम होने का चांस है, इक इक है तो सेम होने का चांस है। मैं चांस बोल रहा हूं, लेकिन अस और इक है, इक और अस है तो सेम नहीं होगा, गारंटी हो, नॉट सेम, गारंटी है सेम नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ अस और इक है, यहाँ अस और इक है, पहला तीसरा चौथा में अस और इक है, पहला तीसरा चौथा में सेम नहीं होगा, दोनों तरफ 3 नहीं होगा, दूसरा बच गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो आप हम पे आप विश्वास रखो, पेशेंस रखो, मेरी बात सुनो, आपको भी मजा आएगा। देखो वैभव मालविया लिख रहा है, took 5 मिनट एंड यू यूज 2 सेकंड। यस, हमारा काम यही है बेटा। अविरल दुबे कह रहा है सर स्ट्रक्चरल बनाने से क्यों नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चर बनाने से भी आता है बेटा। ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने से नहीं आ रहा है, जो गलत बोल रहे हैं। किसमें कौन सा एग्जांपल में स्ट्रक्चर बना के बता दूं? अविरल दुबे कौन सा स्ट्रक्चर बना करके बता दूं? 1 2 3 4, चारों बनाओ क्या? अविरल दुबे ने एक बोला है, पायरोफॉस्फोरस है। तो देखिए फास्फोरस क्या होता है? H3PO3। पायरोफॉस्फोरस क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके H2O निकाल दीजिए, H4P2O5, P डबल बॉन्ड O, OH, HO, P डबल बॉन्ड O, HOH। ये पायरोफॉस्फोरस है। अब जरा सा देखिए, ये पायरोफॉस्फोरस है, हम निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले जाएगी, ले गई ले गई, ले गई ले गई। और हाइड्रोजन फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फास्फोरस। तो दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लेके जाएगा। अब देखिए फास्फोरस एटम का निकालिए, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के बाद फास्फोरस के बाद पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 आ गया। अविरल दुबे लिख दिया, आ गया। थैंक यू। चलो आप ही की बात में समझा रहा था, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप का मतलब है बॉन्ड पेयर सेम होना चाहिए, लोन पेयर सेम होना चाहिए। SF4 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। HCF4 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। 2 में ही आइडेंटिकल नहीं हुआ तो पहला आंसर नहीं। ClFT F3 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। HCOF2 3 बॉन्ड पेयर, 5, 8 में 4 चला गया, 2 लोन पेयर। HCF3 प्लस 3 बॉन्ड पेयर,
7 में 6, 6 8 में 6, 8 में 3 चला गया, 5 बचा, 1 पॉजिटिव 2 लोन पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो सेकंड आंसर होगा। समझ में आया नहीं आएगा? 32 बताना। आइडेंटिकल शेप या आइसोस्ट्रक्चरल बोलेगा तो हम बॉन्ड पेयर सेम कर देंगे, लोन पेयर सेम कर देंगे, जल्दी बन जाएगा। 33 देखिए, among the carbon allotropes diamond is an insulator where graphite is good conductor of electricity। पढ़ाया हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ, जब मैं एलोट्रोप पढ़ाया था तो तेजी से कुछ पॉइंट लिख दिया था, आप बताओ उनका तेजी से लिखना मेरा सही था कि नहीं? पूरा सीट लगभग कर चुके हो, कहीं ज्यादा कोई यूज है क्या? यहाँ पे पहली बार यूज आया है और यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे बता दिया था, एकदम इसको एक्सप्लेन कर दिया। डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ये करेक्ट है, करेक्ट लिख दो इसको। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड sp3, ये भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट। फोर्थ आंसर होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर, अविरल इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर। यस मोहित कर पूछ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ग्रेफाइट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट में पर एटम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन कंडक्टिंग नेचर ऑफ ग्रेफाइट, कंडक्टिंग नेचर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेचर ऑफ। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। असर्शन रीजन, जैसे एक बच्चे ने अभी कहा सरदू सत्यम ने कि मेरा असर्शन रीजन हमेशा गलत हो जाता है। रियली इट्स अ डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का डिफिकल्ट पैटर्न है बेटा। असर्शन रीजन में बड़े बड़े लोगों को गलती होती है, और देखो कहां गलती होती है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है, इसमें एक करेक्ट हो एक रॉन्ग हो तो गलती नहीं होगी, दोनों का इनकरेक्ट हो तब भी गलती नहीं होगी। इस ये तीन केस आसान है। चौथा केस क्या होता है, जब दोनों करेक्ट होता है ना तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। जब दोनों केस सेम सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इन तीनों में कभी गलती नहीं होगी बेटा, इन तीनों केस में गलती सिर्फ इसमें होगी जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए ना, 1 सेकंड का आप पॉज ले लो पहले से, कि आप दिमाग सही से लगा सको और उसके बाद आंसर करो। मतलब assertion reason, it is not a simple form of question, it is not a simple pattern of question. Assertion reason is a difficult pattern of question. इसमें 4 केसेस हैं जिसमें 3 केसेस में आंसर करना आसान होता है। कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इसमें भी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जब भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही किसी इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो मेरा जो मानना है, मैं जो आंसर करता हूं, अगर डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है, कभी कभी क्या होता है ना, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लो बी है, अब बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी है, दे देता है ए और सी। मतलब डायरेक्टली सी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट सी एक्सप्लेन कर रहा है बी को, और बी से ए एक्सप्लेन हो रहा है। ऐसे केस में मैं ये नहीं मानता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर डायरेक्टली करेक्ट एक्सप्लेन करता है तभी मानता करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट ये सब तो सारी बातें तो क्वेश्चन बनाने पे डिपेंड करती है। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म है क्वेश्चन को आंसर करने का। सब कुछ जानते हुए गलती हो सकती है, सब कुछ जानते हुए गलती हो सकती है। तो इस पैटर्न पे जब भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाए, थोड़ा पॉज ले लें। और एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आज के डेट में कि स्टेटमेंट 1 पढ़िए, स्टेटमेंट 1 पढ़ा, उसके बाद लगा दीजिए बिकॉज,
और उसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़िए और देखिए ये सही लग रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट 1 पढ़िए, उसके बाद लगा दीजिए बिकॉज, और उसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़िए, और तब देखिए कि मजा आ रहा है दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ने में या नहीं। मजा आ रहा है तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और नहीं आ रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, गलती होती है। तो एक ट्रिक मैंने बताया ना कि स्टेटमेंट 1 पढ़िए और बिकॉज लगाइए, और उसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़िए और देखिए अच्छा अच्छा फील हो रहा है या ये स्टेटमेंट सुना हुआ लग रहा है, तब तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और लग रहा है इसमें कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कई बार नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आइए देखिए, कह रहा है इसमें किस आयन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए कितना है। ये भी अच्छा फॉर्मेट है सवाल का, नो डाउट। कभी कभी ना जेई में इतना ब्यूटीफुल सवाल पूछा है कि मजा आ जाता है, और कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है जेई मेन की बहुत टेंशन होती है देख करके, मतलब बहुत ही गंदा या तो बहुत ही लॉलीपॉप, या ऐसा जो एकदम मेमोरी बेस्ड, एकदम मेमोरी बेस्ड, जिसने एनसीईआरटी को चाट गया होगा ना, वही कर पाएगा। सो एनसीईआरटी चाट जाएंगे वैसे तो आपको बोर्ड में भी बहुत फायदा होगा। तो आप क्या करो, ये जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल जेई मेन का है। 6 2 8 2 10 6 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 18 इलेक्ट्रॉन किस में है, तो NaCl ये आपको देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्लोरीन का 17 होता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंसर विच साल्ट नॉट कंटेन लिखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो CaI2, इसको ब्रेक करो, Ca2 प्लस प्लस 2I माइनस। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जिसमें कोई भी एक आयन का 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो आंसर होगा। तीसरा है KBr, K प्लस Br माइनस। सोनू कुमार तुमको डांट दिया हूं बेटा, तो तुम गुस्सा करके बैठे मत रहना, ध्यान देना समझने पे। मैं कोई पर्सनली तुमसे कोई ये नहीं है, मजे लो थोड़ा। कभी कभी मुझे भी मजे लेने का मन करता है, इसलिए मैं तुमको डांट देता हूँ। मेरा भी मन करता है कि थोड़ा मजे लूं मैं आपसे, तो थोड़ा डांट देता हूँ। केवीआर है बेटा, के प्लस, पोटेशियम का 19 होता है, के प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 आंसर नहीं होगा तो 4 होगा, बना लेते हैं 4 को। NaF, Na प्लस F माइनस। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन होगा Na प्लस में, और F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फोर्थ आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया बताइएगा। नहीं मोहित, मैं तुमको नहीं बोलूंगा ये। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। आइए यहाँ पे आइए। अमितेश उपाध्याय बोल रहे हैं, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। कह रहा एक्वस सोल्यूशन ऑफ, इनका एक्वस सोल्यूशन अगर बनाइएगा तो ये सभी आयनिक सॉलिड है, आयन में ब्रेक हो जाएंगे। तो इन सबका एक्वस सोल्यूशन में जो आयन होगा उसमें विच साल्ट विल नॉट कंटेन आयन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कह रहा है जब ये एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे तो किस सॉल्ट के आयन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चेक कर लीजिए किसके आयन में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमितेश बताना आप समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया। नहीं लिख सकते हो, नहीं आया। यस आ गया, वेरी गुड। आइए इस सवाल पे देखिए। देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो ऐसे सोचो कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, तो ये अल्कोहल है, दारू में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दारू पानी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड के कारण दोनों बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ये दारू है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा। अब देखो
ये प्रोपेन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर तो लंदन फोर्स, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा, कम ज्यादा होगा लेकिन होगा। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो 1 का तो सबसे ज्यादा, और लंदन फोर्स वाले का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा, तो थर्ड वाले का तो सबसे कम। हो सकता है सेकंड और 4 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सेकंड और 4 में आपको कंफ्यूजन हो, बट यहां से होगा सेकंड 4 बीच में होगा, दो पोजीशन बीच में। क्या यहां से डिसाइड कर सकते हैं? ऑप्शन में यहां से देखेंगे, जल्दी बनेगा सवाल कि क्या यहां से डिसाइड कर सकते हैं? थर्ड 1 पहला नहीं होगा, थर्ड 1 दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, इतने से ही डिसाइड कर दिए, इतने से ही क्या किया, डिसाइड कर दिया। तो ऑप्शन में इतना हिंट देता है कि जब दो डाइपोल हो, मोलर मास में ज्यादा अंतर ना हो, तो हम कैसे देखें? थर्टी सेवन देखिए, कह रहा द नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, the number of pOH bond and oxidation state of phosphorus atom in pyrophosphoric acid। पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, यहां देखिए स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, कट पेस्ट करने में सॉल्यूशन के साथ कट पेस्ट हो गया ये। H4P2O7 रिस्पेक्टिवली आर, तो काउंट कर लो ना, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, पीओएच 1 2 3 4, 4 हो गया, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत होगा तो बोलना। सो 4 एंड 5, 4 एंड 5, थर्ड आंसर हो गया। बताना समझ में आया नहीं आया? जो लोग फिर से लिखे हैं रंजीत कुमार, वो बताइए ना क्या दिक्कत है उसमें। हमने स्ट्रक्चर बनाया, काउंटिंग किया, पीओएच बॉन्ड तो दिख रहा ना, पीओएच बॉन्ड 1 2 3 4, 4 पीओएच बॉन्ड। ऑक्सीडेशन बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत है क्या? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत है तो देखिए ऐसे बनाइए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, ले गई, ले गई। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के बाद 0 इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया। सौरभ, ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया हूं ना, वहां पे एक बार जाके देखो ना। अरे नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ते नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का निकालते हैं अंकित कुमार, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का निकालते हैं। बताया होगा, मैंने बोला होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का निकालते हैं। तो 5 + 5 कर दिए, वो महा गलती है। थर्टी नाइन देखिए, द नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ एंड एस ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट इन पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर बना लो, पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक का तो हो जाएगा ऐसा,
अब पायरो में 2 ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा, 1 ऑक्सीजन आएगा, उसका हो जाएगा ऐसा। कह रहा है द नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ, तो एस डबल बॉन्ड ओ इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, एस डबल बॉन्ड ओ। एंड एस ओ एच बॉन्ड इसमें 2 है और एस ओ एच इसमें भी 2 है। तो 4 2 4 2 4 2 4 2, फोर्थ आंसर हो गया। समझ में आया? आशुतोष दास आप क्या लिखे हैं नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट है क्या? बिना स्ट्रक्चर के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? कहीं कहीं गलती हो जाएगी और कहीं कहीं नहीं गलती होगी। जैसे इन जनरल बिना स्ट्रक्चर के ही निकालते। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना 3-3 लेक्चर पढ़ाया हूं, उस समय नहीं पूछते हैं क्योंकि उस समय प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसमें स्ट्रक्चर के बिना नहीं निकाल पाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसमें बिना स्ट्रक्चर के ही निकाल पाएंगे। तो ऐसा कि बिना स्ट्रक्चर के कैसे निकालते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा पेरोक्सी बॉन्ड है, जब तक क्लियर होगा कि पेरोक्सी बॉन्ड है। हाँ, ये क्लियर कर दें कि पेरोक्सी बॉन्ड एक है तो फिर बिना स्ट्रक्चर के हो जाएगा। इसमें बिना स्ट्रक्चर के निकल जाएगा, इसमें बिना स्ट्रक्चर के कैसे निकल जाएगा? देखो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO7, सल्फर का निकाला है तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया, प्लस 2 सल्फर, ऑक्सीजन का -2 होता है हमेशा, 0 कर लो, सल्फर आ गया 6। आइए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड इन P4O6, अरे 12 लिखा हुआ हूं क्लास में लिखा हुआ। P4O6 का स्ट्रक्चर बनाओ ना। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आंसर हो गया। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड? लेविस एसिड करता क्या है? तो लेविस एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एग्जाम्पल क्या आएगा? AlCl3। क्यों क्यों आएगा AlCl3 एग्जाम्पल? क्योंकि Al के बाहर में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन है अल्मोनियम के बाहर में तो यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। सिलिकॉन में ऑक्टेट पूरा है तो पहला नहीं होगा। दूसरा पीएच3 में भी ऑक्टेट पूरा है, ऐसा ही सिलिकॉन में भी ऑक्टेट पूरा है, दूसरा आंसर नहीं होगा। BCl3 और AlCl3 ये आंसर होगा। BCl3 देखिए, BCl आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण दीज मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो BCl3 भी लेविस एसिड है, तो आंसर होगा 3। क्लियर है नहीं है बताना? 48 क्लियर है नहीं है? 50 the element that show greater ability to form p multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड वो बनाएगा ज्यादा जो छोटा साइज का होगा। छोटा साइज होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड बनाना आसान हो जाता है क्योंकि पाई ओवरलैप होगा। तो कार्बन होगा आंसर। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तीन में सबसे छोटा कौन है? कार्बन है, तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू अ स्मॉलर साइज, ड्यू टू अ स्मॉलर साइज। देखो ना, साइज छोटा रहेगा, मान लो 2 एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, साइज छोटा रहेगा तभी तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, ये दोनों ओवरलैप कर पाएगा। दूर दूर रहेगा तो ये दोनों ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। The pair that contains 2 pH bond in each of the oxo acid, प्रत्येक ऑक्सो एसिड में 2 pH बॉन्ड है। कौन सा पेयर है? बना लो ना ऐसे। H3PO2 का स्ट्रक्चर इसमें है,
H3PO2 होगा P डबल बॉन्ड O, OH H H, इसमें 2 पीएच है तो ये होगा H4P2O5। H4P2O5 कौन सा कंपाउंड है? तो H4P2, ऐसा करो ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो H2PO और बड़ा वाला लो 2.5 आएगा, 3 ले लो। H2PO3 में 2 से गुना करने के बाद वाटर निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो H2PO3 जो है ये वास्तव में H3PO3 का डबल से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाला हुआ है। तो ऐसे करके गेस करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है ये। सो H3PO3 में डबल कीजिएगा, वाटर निकालिएगा, ये बन जाएगा H4P2O5। इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O H OH O, P डबल बॉन्ड O H OH P2O5, ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें भी आप देखो दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड, यहाँ एक pH बॉन्ड है, दूसरा pH बॉन्ड है, यहाँ भी एक pH बॉन्ड है और दूसरा pH बॉन्ड है। तो पहला ही आंसर है। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं? सेम है, ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड सेम है। कोई ऑक्सो लिख देता है, ऑक्सो लिखे या ऑक्सी लिखे, सेम है। ऑक्सो ज्यादा चलता है, ज्यादा करेक्ट है। हम ही लोग शायद लगता है गलत लिख देते हैं ऑक्सी एसिड। ऋचा कुमारी, क्या फिर से बताऊं बेटा? क्वेश्चन क्या है पता है आपको? क्वेश्चन है किस मॉलिक्यूल में 2 पीएच बॉन्ड है? किन किन मॉलिक्यूल में? दोनों में 2 पीएच बॉन्ड है। तो क्या H3PO2 का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया हूं? क्या H4P2O5 का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया हूं ना? तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए और पीएच बॉन्ड काउंट कीजिए। यहाँ काउंट किया 1 और 2, यहाँ काउंट किया 1 और 2 पीएच बॉन्ड है, तो आंसर हो गया दोनों में। वंस मोर कहीं भी लिख देते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा मजे में लेता हूँ, चिंता मत करो। आइए 55 देखते हैं। ऑक्सो एसिड ही सही है। हम लोग कभी कभी ऑक्सी एसिड या लोकल बुक कभी कभी ऑक्सी एसिड लिख देता है। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम। देखते के साथ लग जाता है, कौन नहीं करेगा? ये नहीं करेगा बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम। क्यों? ये पोलियम है, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, H। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। H2S2 5 6 7 O7। क्या इसमें SS बॉन्ड है? क्या इसमें द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम, क्या इसमें सल्फर एटम के बीच में है बॉन्ड है? नहीं है, तो आंसर सेकंड होगा। बाकी सब में सल्फर एटम के बीच बॉन्ड है। मैं एवरीवन रख करके बताता हूं कि आपसे दिक्कत होती है, मैं नो वन कर देता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं सोचा था एवरीवन कर दूं, लेकिन नो वन कर दिया। आइए 56। द नंबर ऑफ पेंटागन्स इन C60 एंड ट्राइगॉन्स इन व्हाइट फास्फोरस। C16 में बताया होगा, C60 में कि 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं, लिखाया होगा मैंने। तो 12 पेंटागन होते हैं, याद रखने वाली बात। और P4 में ट्रायंगल पूछ रहा है, तो P4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये स्ट्रक्चर होता है P4। ये स्ट्रक्चर होता है। अब ट्रायंगल देखिए, काउंट कीजिए, देखिएगा ट्रायंगल देखिए। एक ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया, 4 ट्रायंगल हो गया।
तो टोटल 4 ट्रायंगल बनते हैं। तो आंसर क्या होगा? 12 पेंटागन और 4, थर्ड आंसर होगा 56 का। देखिए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं मुझे बताओ ना, ये बताना। 4 फास्फोरस है, अब 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है तो 4C3 होगा। मुझे बताना, ये पता है C4C3 पता है? यस नो? C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हो 4C3? यस नो? अरे कोई रिप्लाई ही नहीं आ रही। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हो 4C3? यस नो? अच्छा नो वन कर दिया, होस्ट वन ले। हाँ मोस्टली नो बोले हैं, कुछ लोग यस बोले हैं। तो 4 में से 3 पॉइंट का सेलेक्ट करने का तरीका मैथ में आता है 4C3। 4C3 बराबर 4 होगा। तो आप मैथ पढ़ोगे तो और आसानी से इसको कर लोगे। छोड़ दो, अभी अभी तो मैंने काउंट करके बताया। आइए, द सीसी बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन ग्रेफाइट है, sp2 है, C70 है, sp2 है, फुलरिन में सब में sp2, डायमंड है sp3 है, 33% एस कैरेक्टर है, 33% एस कैरेक्टर है, 25% एस कैरेक्टर है, 33% एस कैरेक्टर है। एस कैरेक्टर हमने दे दिया। अब देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। एस कैरेक्टर हाई, बॉन्ड लेंथ लो। तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम के लिए एस कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, तो आंसर होगा टाइम। समझ में आया नहीं आया? यस नो? समझ में आया नहीं आया? यस। द प्रीडोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट C2H5 एसीटेट होता है, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये होगा इथाइल एसीटेट। ये ग्रुप होता है, एसीटेट एक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, O इस ग्रुप को बोलो इथाइल एसीटेट। सो ये इथाइल एसीटेट है। आप देखो कभी इसका म्यू जीरो नहीं होगा, नो डाउट म्यू जीरो नहीं है। ऑक्सीजन आया हुआ है ना, ये हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ है नहीं, ऑक्सीजन के कारण इसका म्यू जीरो नहीं है। तो कह रहा है जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? तो डाइपोल डाइपोल होगा। म्यू जीरो नहीं है तो डाइपोल डाइपोल होगा। और लंदन मैंने बताया था कि सब में होता है, तो लंदन होगा और कोई नहीं होगा। तो आंसर होगा 3। मुझे बताइएगा समझ में आया नहीं आया? यस नो? 61 समझ में आया नहीं? ग्रेफाइट वंस मोर, अंकित कुमार। 3 कार्बन एटम नहीं है जी, 2 कार्बन एटम है। ये इथाइल है, और ये एसीटेट है। इथाइल एसीटेट बोला है ना, तो C2H5 ये इथाइल ग्रुप हुआ, और CH3C डबल O ये एसीटेट ग्रुप हुआ, और ये इथाइल ग्रुप हुआ। नहीं 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 नहीं, अदिति कुमार। डाइपोल डाइपोल को हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। अगर आपकी बात फिर मानने लगेंगे तो फिर तो ईथर वगैरह सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बोले। वो एक्सट्रीम केस नहीं है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड वो एक्सट्रीम केस रहेगा, डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस होगा, तब हम हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन जो मैंने बोला कि हाइड्रोजन एटम एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखेंगे।
अननेसेसरली कंफ्यूज मत करो, बहुत एक्सट्रीम केस बोल रहा हूँ कि डाइपोल डाइपोल का ऑप्टिमम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये नहीं कि सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक बच्चा डायमंड वाला फिर से बोल रहा था, मैं कह रहा हूं एस कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। कह रहा है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होने के लिए एस कैरेक्टर कम होना चाहिए। पहले ये समझिए, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होने के लिए एस कैरेक्टर कम होना चाहिए। अब सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, एस कैरेक्टर निकाल दीजिए, जिसमें सबसे कम एस कैरेक्टर होगा उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो। सर कई बार सीट में अननोन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो गूगल पर सर्च करता हूं मैं, तो वो सही तरीका है या क्या सीट करने का। कई बार नहीं आता होगा, एक दो बार आता है ना। जो अननोन मॉलिक्यूल जो अभी तक मैंने देखा है, 3 मॉलिक्यूल आए हैं जो मैं क्लास में डिस्कस नहीं किया हूं। अभी तक जो डिस्कशन है उसमें सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल आए थे जो मैं क्लास में डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल, है ना। अब मैं उस तीनों मॉलिक्यूल को अपने लेक्चर नोट में डाल दिया हूं कि आगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उन तीनों मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करूंगा। अब रह गई बात सही तरीका है या नहीं, बिल्कुल है बेटा, आप स्मार्ट यूज कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल रिसर्च, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें टाइम नहीं मत खराब करना। नहीं, जेई एडवांस आज डिस्कस होगा, मैं डिस्कस करके ही जाऊंगा। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन H2OH2- एंड नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन रोम्बिक सल्फर। देखो ना स्ट्रक्चर बनाओ ना, H2OH2-। एस, अब मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ, मजे लेते हुए कर रहा था, अब नहीं करूंगा। H2OH2- और रोम्बिक सल्फर बनाओ। वाह ताज, क्राउन बनाना है। ये रोम्बिक सल्फर है, वाह ताज, ये रोम्बिक सल्फर है। अब क्या करा था, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन H2OH2-। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। और नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन, एक, यहां भी सल्फर है जी, यहां भी सल्फर है, 2 3 4 5 6 7। 7 कैसे आया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। तो दोनों ही 8 8 हैं, तो आंसर होगा 3। कोई डाउट है इसमें? पहले डांट दिया था, मूड हमेशा अच्छा रहता है, तुम लोग खराब कर देते हो। आज एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे टाइम का चिंता नहीं है कि मुझे थ्योरी पढ़ाना है, बाकी दिन टाइम का चिंता होता है। अब तुम ऐसे करते रहते हो जिससे दिक्कत होती है। सल्फर का कंपाउंड वैभव आनंद, एक ही कंपाउंड साइक्लिक बताया हूं मैं, और वो था H3O9 SO3 होल थ्राइस। और तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि सल्फर का कोई साइक्लिक बताया हूं आपको। सल्फर में कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं बताया हूं। तो आप एक बार पूरा सल्फर के कंपाउंड देखिए और उसमें कौन साइक्लिक है उससे याद रख लीजिए। एक ही कंपाउंड बताया हूं, SO3 होल थ्राइस, या उसी को लिखते हैं H3O9। 63 द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। देखो ये बड़ा आसान सा सवाल है, बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। एक कार्बन, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, sp2 sp2 sp2। आखिर sp2 से एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक s2p, 3 ऑर्बिटल है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एक कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है sp2, तो 6 कार्बन कितना बनाएगा, 6 इंटू 3 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 18 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सो 4 आंसर हो गए। मुझे बताइए समझ में आ गया यहां तक?
हाँ, अरे वंस मोर, एस कुमार शर्मा। अरे बेटा, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? बेंजीन में, एस कुमार शर्मा, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाँ, समीधा। समीधा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपने कल लिखा कि सर आपसे पूछने में डर लगता है, जो गलत बात है। डर लगता तो आप मुझे इतने मैसेज नहीं करते, और आपका मैसेज देख के मेरा मूड खराब हो गया। समीधा, डर लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप ऑफलाइन में हो, इतनी दूर हो, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो डर लगने वाली बात नहीं। सो प्लीज, पूछने की पूरी आ जाती है, डाउट रियली में पूछने की पूरी आ जाती है। अब देखिए समीधा, ध्यान से देखिए, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया होगा तो एक रूल लिखाया होगा कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s और 2 p मिल रहा है, तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला। 3 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। तो एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तीनों से सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक दूसरा कार्बन एटम कर लेते हैं। मुझे बताना पहला कार्बन, समीधा आप बताना, पहले कार्बन, ये पहला कार्बन मान लेगा, पहला कार्बन का 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, दूसरा कार्बन को भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से हर कार्बन एटम को 3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो 6 कार्बन एटम है, 6 इंटू 3, 18 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। अब बताना पूरा समझ में आया कि नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड प्लीज समीता, डाउट पूछने में कभी मना नहीं, डाउट पूछिए, है ना? जब मैं पढ़ाता हूं तो फिर मैं ब्लॉक करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, डाउट पूछने में मना नहीं। अननेसेसरी फालतू की बात जो लिखते हैं उसमें मना है। The number of water molecule directly bonded to the metal center in copper sulfate dot 5H2O। ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल आईआईटी में आया था। आईआईटी एडवांस है, जेई एडवांस शुरू हो गया। और इसका स्ट्रक्चर में जब बनाया था उस समय भी बोला था कि आईआईटी में आया था कि डायरेक्टली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आंसर 4 होगा। इसका स्ट्रक्चर रियली में याद रखने वाला स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर होगा, और सच पूछो बेटा तो ये कंपाउंड जब आया था तो इसका ये स्ट्रक्चर लोग नहीं पढ़ाते थे, तो दिक्कत तो होगी, दिक्कत तो होगी। कभी कभी कोई नया कंपाउंड आ जाएगा तो सभी बच्चे सही आंसर नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ेगा वो करेगा। और जो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, कॉपर से डायरेक्टली बॉन्डेड है। एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्डेड है। अब क्या है, सल्फेट है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। और सल्फेट वाला भी ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन भी है। तो इसमें कौन कौन बॉन्ड है? पहले डायरेक्टली बॉन्डेड ये चारों है, ये चारों है, ये चारों ऑक्सीजन है, ये ये ये। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, ये कॉपर से डायरेक्टली बॉन्डेड कितने हैं? तो आंसर होगा 4। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। ये चारों बॉन्ड है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हाँ, ये स्ट्रक्चर मैंने भी रट लिया है। आप तो, आपको तो रटना है, मैंने भी रट लिया है ना? मैंने भी रट लिया है, मुझे भी पढ़ाने के लिए रटना ही होता है। ये स्ट्रक्चर रटा हुआ है। आयनिक बॉन्ड कहाँ है? ये पॉजिटिव चार्ज, आयनिक बॉन्ड होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। तो क्या है, कॉपर 2 प्लस है और SO4 2 माइनस है, तो इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड है। समझ में आया आयनिक बॉन्ड कहाँ है? विभव। ओके,
युवराज शेखर एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, जेई मेन में तो कभी भी आ सकता है। कॉपर सल्फेट, युवराज शेखर, कॉपर सल्फेट .5H2 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 7-8 में पढ़ते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। सो ये एग्जाम में नहीं आएगा, अब ये कहना गलत है, स्ट्रक्चर याद रखिए। आशुतोष दास, आपका जेन्युइन डाउट है कि कुछ स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत होती है। आप सब में हाइड्रोजन बॉन्ड मत बनाओ, ये सोचो कि क्या हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है या नहीं है। सिर्फ इतना सोचोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। वेस्पर से कह रहा है 90 डिग्री पर कितने एंगल है, BRF5, BRF5 है। ब्रोमीन में 5F बॉन्ड है और एक लोन पेयर बच जाएगा। इस लोन पेयर, ये एक्सपेक्टेड एंगल कितना है, तो ये एक्सपेक्टेड एंगल है थीटा, एक्सपेक्टेड 90 डिग्री है, बट थीटा लेस देन 90 होगा। क्यों? लोन पेयर डिस्टर्ब कर देगा, लोन पेयर डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण थीटा लेस देन 90 होगा। एक्सपेक्टेड 90 है, थीटा लेस देन 90 होगा, और कोई भी एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ये लोन पेयर, जिसके कारण 90 डिग्री पे जो एंगल आएगा ये 0 आएगा। सो आंसर 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0 होगा। बट मैं एक बात बोल रहा हूं, IIT ने आंसर 0 भी दिया था और 8 भी दिया था। अपने सीट में 0 दिया हुआ है, 0 भी दिया था, 8 भी दिया था। मतलब अगर हम इसको क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे? नहीं आएगा ना, प्लेन वाले को भी डिस्टर्ब करे, प्लेन वाले को भी कर्व कर देगा ना, प्लेन एग्जैक्टली प्लेन होगा नहीं, कर्व कर देगा, प्लेन वाले को भी कर्व कर देगा। तो IIT ने इसका आंसर 0 दिया था और 8 दिया था। स्क्वायर पिरामिडल, यस, स्क्वायर पिरामिडल। तो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल होता तब आंसर होता 8। परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल होता तो ऐसा होता, ऐसा होता। अब एक एंगल 90, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल 90, चौथा एंगल 90 और 4 ऊपर से 90, टोटल 8 होता। तो परफेक्ट करके भी इसका आंसर 8 दिया था और 0 भी दिया था इसका आंसर। जो बच्चा मारा होगा, 0 वाले को भी मार्क्स मिला था और 8 वाले का भी मार्क्स मिला था। यस, ये है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड। 8 इसलिए दिया था कि इसका शेप क्या लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर शेप लिखते तो डिस्टॉर्टेड तो लिखते नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल लिखते हैं। इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, लिखते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल में 8 बॉन्ड एंगल है 90 पे। अरविंद सामरोक क्या लिख रहे हो, नहीं पता चल रहा है। सिंगल सिंगल लेंगे तो प्लेन में आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। स्क्वायर पिरामिडल इसे लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि सब में रिपल्सन होगा, थोड़ा सब में रिपल्सन होगा थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण एक भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा। टाइम की चिंता नहीं है अमन, अपने आप कैंसिल होगा, जहां तक हो पाएगा वहां तक मैं डिस्कस करूंगा। टाइम मत लिखा करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये इंटीजर वाला क्वेश्चन था कि एमसीक्यू? इंटीजर था जी। अब देखिए, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम, पता है जहां पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया हूं वहां पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस कंपाउंड का निकलवाया हूं, सी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 एटम का बताया हूं 0 और 2 एटम का बताया हूं 5, तो डिफरेंस क्या आएगा? 5 आंसर होगा। सी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पढ़ाया हूं बेटा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां देख लेना है। 4। फोर्थ देखिए, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन, ये स्ट्रक्चर देखिए नहीं बताया था मैं। तो ये होता है C3H3NH2 होल 3, इसको बोलते हैं मेलामाइन, इसको बोलते हैं बेटा मेलामाइन।
इसको मेलामाइन बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CnN3 होगा, C3N3NH2, CN, ये C पे लगेगा NH2, 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 N जो है डबल बॉन्ड बनाएगा और N पे लोन पेयर होगा। कितना नाइट्रोजन एटम है? लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन पे होगा, नहीं C3N3H6 होगा, गर्भित C3N3H6 होगा, C3N3NH2 होल 3 होगा। तो देखो ना ये क्या आ गया, C3H6N6 ये आ गया। ये आप गूगल किए होंगे ना तो ये मिल गया होगा। ऐसे लिखो ना, ये दोनों सेम है बेटा, ये दोनों सेम है, ये भी नहीं पता चलता है दोनों सेम है, गर्भित सेम है बेटा, सेम ही लिखा हूं, C3N3NH2 होल 6 होल 3, C3N3NH2 होल 3, ये स्ट्रक्चर है। सिर्फ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं, ऐसे भी आपको समझ में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन पर ही लोन पेयर, हाइड्रोजन पे लोन पेयर हो नहीं सकता, कार्बन पे हो नहीं सकता, नाइट्रोजन पे ही होगा, एक ही लोन पेयर होगा। 3 6 नाइट्रोजन है, 6 लोन पेयर होगा, तो आंसर होगा 6 लोन पेयर। The sum of number of lone pair of electron on each central atom in the following species, देखिए टी है, तो टी क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन के ग्रुप का है, इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 निगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ब्रोमीन, 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन गया, 1 लोन पेयर, इसमें बचेगा 1 लोन पेयर। मुझे बताइएगा TBr62 माइनस में 1 लोन पेयर होगा, ये समझ में आया नहीं आया? ब्रोमीन में देखिए बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर। SnF3, N डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, ये स्ट्रक्चर होगा। सेंट्रल एटम ऐसे बना दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 0 लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे पूछता है, और XCF3 माइनस, XCF, F 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन था और एक निगेटिव है, 9 इलेक्ट्रॉन था, 9 में 3 खत्म हो गया, कितना बचा? 9 में 3 खत्म हो गया, कितना बचा? 6 बचा, 3 लोन पेयर आएगा, इस पे 3 लोन पेयर आएगा। करा द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, 3 2 5 1 6, 6 आंसर होगा जी। मुझे बताइएगा 5वां समझ में आया कि नहीं? नहीं एग्जिस्ट करता है, ये अपन मान सकते हैं। लोन पेयर जो आएगा, लोन पेयर 90 डिग्री पे आएगा, नहीं एग्जिस्ट करता है, बट देगा तो आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं ना, एग्जिस्ट नहीं करे उससे क्या मतलब। अदिति कुमार, सेंट्रल एटम कोशिश किया जाता है कि सेंटर पे लिखा जाए, तो सेंटर पर यहाँ नाइट्रोजन है, तो एस को सेंटर एटम लेना गलत है। अदिति कुमार, आपको शायद मेरी बात समझ में आ गया। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं, टेलुरियम है तो कौन सा ग्रुप का है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ऑक्सीजन के बाहर में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो टेलुरियम के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 निगेटिव चार्ज है बेटा इस पे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। आप ऐसा करो, टेलुरियम 2 माइनस ले लो, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ब्रोमीन है, 6 ब्रोमीन 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। अर्चित अरोड़ा, मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं है? अर्चित अरोड़ा, यस वेरी गुड।
6 देखिए, कह रहा द मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। देखो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। और इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब पी नाइट्रो फिनॉक्साइड है, पी पे नाइट्रो है, ये होगा पी नाइट्रो फिनॉक्साइड। इसका बोल रहा है इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? मोस्ट लाइकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा सही है? तो देखिएगा, इस डबल बॉन्ड के कारण ये रॉन्ग हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं, तो डबल बॉन्ड के कारण ये रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 5 बॉन्ड बनाए हुए रॉन्ग हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 5 बॉन्ड बनाए हुए रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या हो गया? ए। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? छठा बताइए समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। 7th देखिए, स्पेसिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम्स इन ए 1:1 कॉम्प्लेक्स। देखो ना, BF3 और NH3 के बीच कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो ये बनता है। आज ही बता रहा हूं इसको दूसरी बार, पहले भी बता चुका हूं। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है, तो ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बताना 7 समझ में आया नहीं आया? एट देखिए, द नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड ऑफ इथेन इज लोकेटेड इन, ये इथेन स्ट्रक्चर बताया था आपको, सी लेक्चर नोट, ज्यादा डिटेल से मैंने आपको बताया था, ये आंसर होगा, बहुत डिटेल से बताया था इथेन में क्या स्ट्रक्चर होता है इथेन का, ये होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 sp2, मैंने कहा था कोई भी अपने मन से sp2 में ले लो s प्लस px प्लस py, इसमें भी ले लो s प्लस px प्लस py। उस समय इतना अच्छे से बताया था कि बच्चे ने कहा था मजा आ गया सर, आप फिर भूल गए। ये h, ये h, ये h, ये h,